गाइज वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज कॉर्नर। होप यू एंड ऑल इज डूइंग वेल। तो आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे यार हमारी क्लास 12th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 सेकेंडरी एक्टिविटीज़। एक वन शॉट लेक्चर होगा जिसमें इन डिटेल हम सभी टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। नोट्स के लिए यार टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम हैंडल का नाम है ह्यूमैनिटीज_कॉर्नर। ठीक है, वहाँ से आपको सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स मिल जाएंगे। साथ के साथ आप पर्सनली भी अपना टेक्स्ट डाल के मुझसे अपने डाउट्स के बारे में कंसल्ट कर सकते हो। ठीक है, तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। बहुत ही छोटा सा, बहुत इजी सा चैप्टर है। ठीक है, बहुत बेसिक है, राइट। सेकेंडरी एक्टिविटीज, लास्ट चैप्टर में हम प्राइमरी एक्टिविटीज को डिस्कस करके आए। ठीक है, तो सेकेंडरी एक्टिविटीज में मेनली हमारी सारी इंडस्ट्रीज आ रही होती है। ठीक है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम है, यानी जब आप रॉ मटेरियल्स को प्रोसेस करते हो, रॉ मटेरियल्स को आप प्रोसेस करके गुड्स बनाते हो या फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बनाते हो, है ना। अब जैसे जो शुगर केन होता है, गन्ना होता है, उसको आप लेकर के जाते हो। ठीक है, उसको इंडस्ट्रीज में फिर उससे गुड़ बनाया जाता है, आपकी शुगर बनाई जाती है, जैगरी बनाई जाती है, राइट। सिमिलरली कॉटन होती है, कॉटन को एक प्राइमरी एक्टिविटी का पार्ट है, लेकिन जब उसको प्लग करते हो फिर आप उसको इंडस्ट्रीज में लेके जाते हो, उससे धागा बनता है, कपड़ा बनता है, राइट। सो क्या हो गया, एक वैल्यूएबल गुड बन गया। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर एक वैल्यू एडिशन का काम किया है बाय ट्रांसफॉर्मिंग इट इनटू अ वैल्यूएबल प्रोडक्ट। ठीक है, ओके। अब इसमें मेनली आपका मैन्युफैक्चरिंग आता है कि आपने उसको कुछ ना कुछ प्रोसेस किया है, प्रोसेसिंग हो गया, या फिर कंस्ट्रक्शन वाला काम भी आता है। बहुत अलग अलग तरीके के काम इसके अंदर आ रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग एक ब्रॉड टर्म का हम यूज कर लेते हैं कि हम उसके अंदर कुछ ना कुछ उसका मैन्युफैक्चर करके एक नया प्रोडक्ट लेकर के आने वाले हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट के अंदर लिखा हुआ है काफी डिफरेंट वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज होती है ना। हैंडीक्राफ्ट से लेकर के हैवी इंडस्ट्रीज तक जा रहा होता है। घर में भी जो आप छोटे मोटे काम करते हो, है ना, जैसे कुछ लोगों के यहाँ पे छोटी इंडस्ट्रीज होती है। पहले घरों से ही काम होता था, घरे में जो औरतें होती थी वो कपड़े बुना करती थी, है ना। जो बैंगल मेकिंग का काम है आज भी वो काफी लोग घर के अंदर करते हैं, है ना। सो इट डिपेंड करता है छोटे स्केल से बड़े स्केल के लेवल तक। ठीक है, क्या क्या हो सकता है, जैसे कि एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि जो आयरन एंड स्टील को जब आप एक्सट्रैक्ट करते हो, आयरन और आती है निकल करके, फिर उसको बहुत ज़्यादा काफ़ी हद तक प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, उसके बाद उसकी शीट्स बनती है एंड फिर उससे कुछ प्रोडक्ट बनता है ना। सिमिलरली जो लकड़ियाँ होती है जंगलों से काटी जाती है, फिर उनकी प्रोसेसिंग होती है, उससे उसको प्लेन किया जाता है, फिर हमारा फर्नीचर बनता है ना। सिमिलरली प्लास्टिक टॉयज हो गए या फिर जो कंप्यूटर कॉम्पोनेंट्स हैं, है ना, जो भी हमारे मदरबोर्ड होता है या फिर कोई भी डिवाइसेस होते हैं उसको बनाने के लिए, राइट, उनका जो असेंबलिंग होता है वो भी एक तरीके का मैन्युफैक्चरिंग ही है, जो हम सेकेंडरी एक्टिविटीज में ही कंसीडर करते हैं। ओके, नेक्स्ट है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। अब वेरी कर सकता है ना। कॉटन से कपड़े बनाने का अलग प्रोसीजर है, शुगर केन से शुगर बनाने का एक अलग प्रोसीजर है। ठीक है, जिसके अंदर अलग अलग तरीके की तकनीक यूज हो रही होती है, मॉडर्न पावर या फिर मशीनरी यूज हो रही होती है। ठीक है, कुछ अभी भी ऐसी इंडस्ट्रीज है जो प्रिमिटिव टेक्निक्स या प्रिमिटिव तौर तरीकों पर ही चल रही है, उनके अंदर कुछ खास मॉडर्नाइजेशन आया नहीं है। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। यहाँ से क्वेश्चन आता नहीं है बट हमको एक पॉइंट दिया हुआ है तो हम लिख सकते हैं कि लार्ज स्केल जो मैन्युफैक्चरिंग होती है या सेकेंडरी एक्टिविटीज होती है उनकी क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, विशेषताएं होती है। नंबर 1 कि एक स्किल के अंदर आपको स्पेशलाइज होना होता है ना, या आपका मेथड ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, तो अब इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। होता है क्राफ्ट मेथड, जिसमें आप फ्यू पीसेस बनाते हो, जितना आपको ऑर्डर आता है, ये एक स्मॉल स्केल बिजनेस टाइप का होता है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर ज़्यादा पैसा लगता है। ऑन दी अदर हैंड दूसरी तरफ हमारे पास मास प्रोडक्शन है, जिसमें आप लार्ज या बल्क की क्वांटिटी में आप प्रोड्यूस कर रहे होते हो। ठीक है, जिसमें बहुत बड़ा सेटअप होता है, बहुत बड़ी इंडस्ट्री होती है, वर्कर्स होते हैं, है ना। हर वर्कर का एक अपना एक टास्क होता है जो रिपीटेडली उस टास्क को करते रहते हैं, है ना। वीडियोज़ देखते हो, रील्स देखते हो कि किस तरीके से इंडस्ट्रीज के अंदर एक जना कुछ पैकिंग कर रहा है, एक जना उसको टेप लगा रहा है, या फिर मशीन ही काम कर रही होती है स्पेसिफिकली। ठीक है, सो दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मास प्रोडक्शन, कि जिसके अंदर आपके पास एक बड़ा इंडस्ट्रियल यूनिट है जिसमें आप बल्क के अंदर गुड्स को प्रोड्यूस कर रहे होते हो। ओके, पहली हो गई कि आपका प्रोडक्शन मेथड कैसा है, छोटा है या बड़ा है, स्किल का काम हो गया, स्पेशलाइजेशन हो गया। ठीक है, दूसरा आता है मैकेनाइजेशन, राइट। मशीन्स चाहिए आपको, तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि आप स्पेसिफिक कोई भी टास्क है उसको लेकर के आपको कैसी मशीनरी चाहिए, कैसे गैजेट्स चाहिए। ठीक है, आपको ऑटोमेशन, जैसे पहले जो गाड़ियाँ होती थी उनके पार्ट्स को मैनुअली असेंबल किया जाता था, फिर धीरे धीरे मशीन आने लगी, अब मशीन से सारा सब कुछ मैनेज कर देती है ना। अब पहले होटल्स के अंदर वेटर्स खाना सर्व करते थे, अब रोबोट्स आने लगे हैं, वो सर्व करने लगे हैं, राइट। सो डिपेंड करता है, एआई का आप बहुत ज़्यादा जगह पे यूज़ कर रहे हो। ठीक है, तो ये एडवांस होती जा रही है टाइम टू टाइम,
है ना। तो इसमें वही होता है कि आप क्वालिटी कंट्रोल करने पे ध्यान देते हो, वेस्ट एलिमिनेशन को लेकर के आपने कुछ टेक्निक लगा दी है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा दिया है ना, पोल्यूशन रिड्यूस करने के लिए आपने चिमनीज लगा दी हैं, या फिर आपने एयर पोल्यूशन उन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसे मेजर्स लिए हैं कि आप ऐसे प्रोडक्ट्स का यूज़ ही ना करें जिससे पोल्यूशन होता है, कुछ ऑल्टरनेट आप यूज़ कर रहे हो, राइट। सो दिस ऑल कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ मैकेनाइजेशन। ओके, नेक्स्ट थर्ड अगर हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, सो दैट इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, राइट। तो इसके अंदर आप सोफिस्टिकेटेड जो यूज़ होता है, आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैसा है ना, आपका मेन जो गोल होता है कि आप कम टाइम के अंदर कम एफर्ट्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा गुड प्रोड्यूस कर पाए एट अ लोअर कॉस्ट, वो आप डिसाइड कर रहे होते हो, ठीक है। अब अगैन बहुत कैपिटल इंटेंसिव है क्योंकि आपको पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरीके का बनाना पड़ेगा, फिर आपको वैसी मशीनरीज चाहिए होंगी, है ना, वो टेक्नोलॉजिकली आपको अपडेटेड रहना होगा, मॉडर्नाइज आपको सारी चीज़ें करनी होगी, है ना। तो इसके अंदर आपके पास बहुत बड़ा एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी होती है, लोग होते हैं, है ना, मैनेजर्स होते हैं बड़ी बड़ी पोजीशंस के ऊपर जो ये सारा काम मैनेज कर रहे होते हैं, है ना, टाइम टू टाइम एडवांसेस कर रहे होते हैं, डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, नए तौर तरीके से नई स्ट्रैटेजीज के साथ आ रहे होते हैं कि कौन सा ऐसा तरीका है कि हम कम टाइम के अंदर कम पैसे के अंदर ज्यादा माल निकाल पाए, है ना। तो ये आ गया आपका ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ओके, नेक्स्ट है अनइवन ज्योग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक है ना। ऐसा नहीं है कि देश में या पूरे ये जो पूरा संसार है, ग्लोब है, इसके अंदर हर जगह पे सेम लेवल ऑफ डेवलपमेंट हो रही है ना। अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर अभी भी बेचारे वहाँ पे बड़ी इंडस्ट्रीज नहीं है। हमारी कंट्री में अगर हम जा करके देखते हैं तो कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो बिल्कुल ही प्रिमिटिव स्टेज के अंदर रह रहे हैं, वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नहीं है, कोई कुछ खास डेवलपमेंट नहीं हुई है, राइट। सो ऑलमोस्ट सिर्फ 10% एरिया है पूरे वर्ल्ड के लैंड का जहाँ पे आपको मॉडर्न मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलती है, ठीक है। एंड इसीलिए ये एरियाज इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली ज्यादा पावरफुल बन गए हैं कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द पार्ट, सही है। ओके, आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग इंडस्ट्रियल लोकेशन। इससे 6 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है ना, कि आप एक्सप्लेन करो 4-5 ऐसे कोई फैक्टर्स बताओ कि एक इंडस्ट्री अगर आपको लगा दी है तो कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल रहते हैं उसको लोकेट करने के लिए, ठीक है। सबसे पहले एक्सेस टू मार्केट। अब ऑब्वियसली अगर आप गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हो तो आपको एक मार्केट चाहिए बेचने के लिए, है ना। तो जो डेवलप्ड रीजन्स है, यूरोपियन के, नॉर्दर्न अमेरिका के, जापान के, ऑस्ट्रेलिया की, यहाँ पे आपको बड़ी मार्केट्स मिलती है, राइट। अगर आप इंडिया का एग्जाम्पल लेते हो तो जो अर्बन एरियाज है, मुंबई हो गया, ठीक है, आपका दिल्ली हो गया, राइट, सिमिलरली आपका बैंगलोर हो गया, कोलकाता हो गया, ये जो बड़ी टाउन्स है वहाँ पे बड़ी मार्केट होती है, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा इंडस्ट्रीज देखने को मिलती है ना। दूसरा जो डेंसली पॉपुलेटेड एरियाज है, ऑब्वियसली अब जहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगी वहीं पे इंडस्ट्रीज आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी, बिकॉज आपके पास वो सप्लाई डिमांड वाला केस आ जाता है कि वहाँ पे ज़्यादा लोग रहते हैं, उनको ज़्यादा सामान की ज़रूरत पड़ती है रोज़ाना की, तो बेसिक इंडस्ट्रीज आपको वहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलेगी, राइट। इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट या आर्म्स की इंडस्ट्रीज है, इनकी ग्लोबल मार्केट में रीच होती है, बिकॉज हर कंट्री को, हर देश को ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। इनके ऊपर ऐसा कोई फैक्टर डिपेंड नहीं होता, राइट। ओके, नेक्स्ट चलते हैं एक्सेस टू रॉ मटेरियल। अब कुछ इंडस्ट्रीज होती है जिनका जो रॉ मटेरियल होता है वो बहुत बल्कि होता है, ठीक है, या फिर जब आप उसको ट्रांजिट करते हो, ट्रांसपोर्ट करते हो, जैसे जो गन्ना होता है ना, शुगर केन जो होता है वो बहुत जल्दी अपना रस लूज करने लग जाता है, तो इसीलिए जो शुगर इंडस्ट्रीज होती है, शुगर मिल्स होती है, वो गन्नों के खेतों के पास ही होती है ताकि उनको ट्रांसपोर्ट करने में उनका वेट लॉस ना हो, ठीक है। सिमिलरली जो आपके आयरन एंड स्टील है इंडस्ट्रीज होती है, जो उसका जो मेन रॉ मटेरियल है आपका आयरन है, वो बहुत हैवी होता है, बहुत बल्कि होता है, अगर आप उसको ट्रांसपोर्ट करके दूसरी जगह लेकर के जाओगे तो वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है, तो उनके प्लांट्स भी आपको उनकी माइनिंग जो साइट्स होती है उनके पास ही देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो स्टील हो गई, शुगर हो गई, या फिर जो आपकी एग्रो प्रोसेसिंग यूनिट्स है ना, वो यूजुअली आपको रॉ मटेरियल के सोर्स के पास देखने को मिलती है, सही है। ओके, आगे चलते हैं, नेक्स्ट है एक्सेस टू लेबर सप्लाई, है ना। अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के अंदर आपको स्किल लेबर भी चाहिए, अनस्किल लेबर भी चाहिए, है ना, तो डिपेंड करता है। अब काफ़ी जगह पे कुछ इंडस्ट्रीज होती है जिसमें लेबर की जरूरत ज़्यादा नहीं होती, वहाँ पे मशीनरी से ही ज़्यादा काम होता है, ऑटोमेशन से होता है ना, टेक्नोलॉजी के थ्रू होता है, तो डिपेंड करता है इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री कि आपको कहाँ पे लोकेट करनी है। ओके, आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है एक्सेस टू एनर्जी रिसोर्सेज। अब कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी होती है जिनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, तो वो क्या करती है, अपने प्लांट को ही एनर्जी के सोर्स के पास लोकेट कर लेती है जहां पे पावर सप्लाई के प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपकी एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, ठीक है। नेक्स्ट है फिफ्थ, एक्सेस टू अग्लोमरेशन इकोनॉमीज। अग्लोमरेशन का मतलब है अर्बन एरियाज, जैसे अब सिटीज हैं, ठीक है। अगर किसी को एक इंडस्ट्री लगानी है तो उसको बहुत सारी चीजें चाहिए, उसको चाहिए कि वहीं आसपास बैंक भी हो, ठीक है, बिकॉज आपको लोन, पैसा, सारी चीज़ों में इजी अवेलेबिलिटी होती है। आपको चाहिए कि वहाँ पे पॉपुलेशन भी होता, सो दैट आपको एक तो वर्कर्स भी वहीं से मिल जाए एम्प्लॉयमेंट के लिए, ठीक है, लोग वहीं आसपास रहते हो, साथ के साथ आप
सामान उनको ही बेच पाओ, राइट। एक मार्केट भी चाहिए आपको, मार्केट भी चाहिए होती है, बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं। आपको चाहिए कि आपके आसपास रॉ मटेरियल का सोर्स भी पास हो, है ना। तो ये होता है कि इंडस्ट्रीज ऐसे एरियाज को या फिर ऐसी ही एरियाज में इंडस्ट्रीज लगाती है जहां पे उनके आसपास के उनके सामान की सारी इंडस्ट्रीज मिल जाए, ठीक है। जैसे कि अगर आप मानते हो आज के टाइम पे बैंगलुरु हो गया, ठीक है, सो वो एक आईटी हब बन चुका है, ज्यादातर आईटी इंडस्ट्रीज वहीं पे है ना। तो वहां से उनको, जैसे सिलिकॉन वैली का एग्जांपल अगर हम लेते हैं, सिलिकॉन वैली जो एग्जांपल है वो है अर्बन अग्लोमरेशन इकोनॉमीज का, यानी एक ही जगह पे आपको सारी फैसिलिटीज मिल गई है, इससे आपका कॉस्ट कम होगा, है ना। आपको ट्रांसपोर्ट करके दूसरे एरिया तक नहीं जाना पड़ रहा, आपके पास सारी फैसिलिटीज वहीं पे है, राइट। रिसोर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, तो क्या होगा, आपकी एफिशिएंसी कहीं ना कहीं बढ़ जाती है, ठीक है। अग्लोमरेट का मतलब हो गया सारी चीजें आपके पास इजीली अवेलेबल है, एक्सेसिबल है, ठीक है। तो आप एक ऐसे एरिया को लोकेट करते हो अपनी इंडस्ट्री के लिए, ओके। नेक्स्ट एक हमको छोटा सा एग्जांपल दिया गया है फुटलूज इंडस्ट्रीज का। तो फुटलूज इंडस्ट्रीज नाम से समझ में आ रहा है कि आप इसको कहीं पे भी लगा सकते हो, ठीक है। अब इनका जो ये डिपेंडेंट नहीं होती किसी भी एक तरीके के स्पेसिफिक रॉ मटेरियल पे, है ना। साथ के साथ ये जो प्रोडक्शन करती है वो भी काफ़ी कम क्वांटिटी के अंदर करती है ना। ज़्यादा नंबर ऑफ वर्कर भी नहीं चाहिए होते हैं, नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज होती है, राइट। इनको चाहिए होता है कि बस आपके पास एक वेल डेवलप्ड रोड नेटवर्क हो, सो दैट अगर आपको कुछ सामान लाना है तो आप इजीली ला सके एंड उसको जो प्रोडक्ट आपका फाइनल प्रोडक्ट है उसको आप मार्केट के अंदर आसानी से ले जा सके, ठीक है। सो ये हो गए फुटलूज इंडस्ट्रीज। जैसे आपकी वॉच की इंडस्ट्रीज होती है, उसमें ज़्यादा कुछ मटीरियल चाहिए भी नहीं होता है, ठीक है, बहुत कम वर्कर्स, सारा काम आपका मशीनरी के थ्रू हो जाता है। तो एक एग्जाम्पल हो गया फुटलूज इंडस्ट्री का, ठीक है, ओके। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री पर, ठीक है। अलग अलग तरीके की इंडस्ट्री है, अलग अलग हमने कैटेगरीज के थ्रू उनको डिवाइड कर दिया है। जैसे अगर हम ऑन द बेसिस ऑफ साइज देखते हैं तो दो तरीके की हम यूजुअली इसको कैटेगराइज कर देते हैं, सॉरी तीन तरीके में। एक है हाउस होल्ड इंडस्ट्री, नाम से समझ में आ गया कि छोटा स्केल के ऊपर है, फिर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री एंड फिर आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो गया, ठीक है। वन बाय वन पढ़ते हैं। हाउस होल्ड स्मॉलेस्ट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, ठीक है, जो लोकल आपके पास आसपास ही आपको रॉ मटेरियल मिल जाता है, कहीं बाहर से लाने की जरूरत नहीं पड़ती, बहुत ही सिंपल लोकल टूल्स आपके यूज हो रहे होते हैं, ठीक है। यूजुअली फैमिली मेंबर्स ही मिलकर के कर लेते हैं काफ़ी बार इसका काम, है ना। अब जो फिनिश्ड प्रोडक्ट होता है वो या तो आप खुद ही घर में यूज़ कर लेते हो या फिर बाटर कर लेते हो, है ना। कि जैसे कि आपका फैब्रिक हो गया, मैट्स हो गया, कंटेनर्स हो गया। आज के टाइम पे तो ऑल्दो नहीं होता है, ठीक है, लेकिन आज से कुछ सालों पहले स्पेशली अगर आप गुजरात के अंदर जाओगे, है ना, तो गुजरात के अंदर आज भी जो रूरल एरियाज हैं वो बहुत सारा सामान बनाते हैं। जैसे उनके जलेबी, फाफड़े, है ना, सॉरी जलेबी तो मैंने गलत बोल दिया, जैसे पापड़ होते हैं, उनका अचार बहुत ज़्यादा बिकता है ना। तो वो घरों में ये चीज़ें बनाते हैं, फिर अपनी लोकल मार्केट में ही बेच देते हैं या फिर किसी दूसरे ट्रेडर के साथ ट्रेड कर देते हैं। लेट्स सपोज किसी ने पापड़ बनाए, उसने पापड़ के बदले अचार ले लिया और उसको पापड़ दे दिया, है ना। तो ऐसा सिस्टम होता है हाउस होल्ड इंडस्ट्रीज में या फिर कॉटेज मैन्युफैक्चरिंग में, ठीक है, ओके। दूसरी तरफ चलते हैं, नेक्स्ट है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की। अगर हम बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, आपका जो घर काम होता है वो आप कोई प्लेस ले लेते हो, मतलब छोटा सा आप एरिया डिनोट कर लेते हो। घर में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि घर में नहीं होता है। अगेन यहाँ पे भी आप लोकल रॉ मटेरियल को यूज़ करते हो, लेकिन आपको थोड़ी सिंपल पावर ड्रिवन मशीन्स चाहिए होती है, ठीक है। अब इसमें सेमी स्किल्ड लेबर चाहिए होते हैं, है ना। आप इससे एम्प्लॉयमेंट आप 2-4 लोगों को अपने साथ काम में रख भी सकते हो, है ना। और लोकल परचेजिंग पावर भी आपकी कहीं ना कहीं इंक्रीज हो जाती है। इसके भी आप एग्जाम्पल अपने लोकल लेवल से ही ले सकते हो। जैसे वही अगैन आप अचार पापड़ वाले एग्जाम्पल ले सकते हो कि कुछ औरतों ने मिलकर के, है ना, अपना छोटा सा कुछ चला लिया। आज के टाइम पे तो इंस्टाग्राम पेजेस बहुत सारे चल रहे हैं जिनसे आप मंगाते हो, तो वो है स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग का एग्जाम्पल, है ना। बेस्ट एग्जाम्पल है कि वो अपना कुछ ना कुछ, जैसे कुछ लोग कैंडल्स बेचते हैं, आज के टाइम पे कैंडल्स का क्रेज बहुत ज़्यादा है, कुछ लोग ऐसी कुछ हैंडमेड चीज़ें बना करके बेचते हैं, राइट। सो वो हो गया स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग कि आपने कुछ लोगों को एम्प्लॉय भी कर लिया है, ठीक है, आपको रॉ मटेरियल भी इजीली मिल गया, आप छोटी मोटी पावर ड्रिवन मशीन्स का भी अब यूज़ कर रहे हो, सो दैट आपकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, आप कम टाइम में ज़्यादा सामान प्रोड्यूस कर पाओ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग। तो लार्ज मतलब बहुत बड़ी है, ठीक है, तो मार्केट रीच इनकी बहुत ज़्यादा है, मास में प्रोडक्शन करती है, बल्क प्रोडक्शन करती है। प्रोडक्शन मेथड अगैन असेंबली लाइन मास प्रोडक्शन होता है ना। मशीनरीज भी अच्छी यूज़ होती है, बहुत सारा पैसा भी लगता है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट बहुत चाहिए होता है, रॉ मटेरियल आपको अलग अलग कैटेगरी का चाहिए होता है, ठीक है, जो आपको मे बी देश विदेशों से भी इंपोर्ट करना पड़ जाता है ना। एनर्जी आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, प्रॉपर आपको पानी भी चाहिए, बिजली भी चाहिए, स्पेशलाइज्ड वर्कर चाहिए, एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए, है ना। तो सारी चीज़ें आपको इसमें चाहिए होती है। अब इनको भी हम एक दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कि एक हो गया ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज, है ना, जो मतलब पुराने तौर तरीकों पे चलती थी। एक हाईटेक आ गई जो आज के टाइम पे आईटी इंडस्ट्रीज आ गई है, राइट। सो वन बाय वन पढ़ते हैं। ट्रेडिशनल के अंदर बेसिकली आपको हाईली डेवलप्ड कंट्रीज में देखने को मिलती है ना भाई। इंडस्ट्रियलाइजेशन आपका आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गया, आपका शुगर इंडस्ट्री हो गया, कॉटन इंडस्ट्री हो गया, राइट, वो इनका एग्जाम्पल है। फैब्रिक टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है, शुगर
टेक्सटाइल, आयरन एंड स्टील, राइट। ट्रेडिशनल से मतलब हमारा है कि जो पुराने टाइम से चलती आ रही है, ठीक है। आईटी एक नया नया इमर्ज फील्ड है, एआई एक नया नया इमर्ज फील्ड है, मतलब जो अभी कुछ सालों के अंदर डेवलप हुआ है, ठीक है। ये दशकों से चलते आ रहे हैं, सेंचुरी से चलती आ रही है, ठीक है। तो हाईटेक के अंदर वही हो गया कि ये एरियाज़ के अंदर डिफ्यूज़ हो रही है, ठीक है। आपका इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, टेलीकम्युनिकेशन हो गया, है ना। तो ये सब इसके अंदर आ जाता है, जो आज के टाइम पे आपके इमर्जिंग मार्केट्स हैं। ओके, आगे चलते हैं। फर्स्ट टाइप हमारा कंप्लीट हो गया। साइज के बेसिस पे हमने 3 कैटेगरीज पढ़ ली है। नेक्स्ट है बेस्ड ऑन इनपुट या फिर रॉ मटेरियल, कि कैसा वो रॉ मटेरियल यूज कर रहे हैं, ठीक है। ओके, सबसे पहले है एग्रो बिजनेस या एग्रो फैक्ट्रीज। नाम से समझ में आ गया कि एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट है वो इनका रॉ मटेरियल है, ठीक है। तो कमर्शियल फार्मिंग इसके अंदर इन्वॉल्व होती है ना। जैसे आपका टी प्लांटेशन हो गया, बहुत बड़े बड़े टी प्लांट्स वो होते हैं, फार्म्स होते हैं। फिर वहाँ से लोग, बहुत सारे वर्कर्स जा करके उसको पत्तियों को कलेक्ट करके लाते हैं, फिर उनका प्रोसेसिंग होता है ना। कॉफ़ी प्लांट्स हो गए, सिमिलरली आपके रबड़ के ऐसे बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं, है ना। ये सब हो गया, ठीक है। तो इसके अंदर जो फार्म्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा मैकेनाइज्ड होते हैं, मशीन्स का भी आप यूज़ करते हो उनको उगाने में, फिर उनकी हार्वेस्टिंग वगैरह के अंदर, ठीक है। बड़े होते हैं साइज़ के अंदर, है ना। एक स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर ऑपरेट होते हैं, उनको पूरा प्रॉपर ध्यान दिया जाता है क्रॉप्स को, उनका टेम्परेचर मेंटेन करके रखा जाता है, उनको अच्छे फर्टिलाइजर्स दिए जाते हैं, अच्छे पेस्टिसाइड्स दिए जाते हैं, राइट। तो जैसे एग्जाम्पल हो गया आपके टी प्लांटेशन बिजनेस, ओके, ठीक है। दूसरा है हमारा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री। अच्छा, ये एग्रो बिजनेस या एग्रो फैक्ट्रीज आप बोल सकते हो, ठीक है। तो इसमें आपका थोड़ा सा जो डोमेन होता है वो वाइड स्प्रेड हो जाता है, ब्रॉड हो जाता है। जैसे इसमें फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री भी आ गया, आपका शुगर प्रोडक्शन भी आ गया, पिकल एंड फ्रूट जूसेस भी आ गया, बेवरेजेस भी आ गई, स्पीसीज, ऑयल, फैट्स, टेक्सटाइल्स, ये सारी चीज़ हो गई, है ना। एग्रो बिजनेस मतलब जो आप स्पेशली फार्मिंग ही बिजनेस पर्पज के लिए कर रहे हो। आपने बहुत बड़ा एक फार्म खरीदा है, ठीक है, बहुत सारे एकड़ ऑफ जमीन खरीदी है, एंड उसके ऊपर आप स्पेसिफिकली टी प्लांटेशन कर रहे हो, आप फार्मिंग भी कर रहे हो, साथ के साथ आप बिजनेस भी कर रहे हो, ठीक है। एंड दूसरी होती है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जो फार्मर्स के थ्रू अपना सामान खरीदती है। जैसे शुगर केन खरीद लेगी वो बहुत सारे फार्मर्स से, एंड फिर वो उसको प्रोसेस करेगी। इसमें आप खेती भी खुद ही कर रहे हो एंड फिर आप उसका बिजनेस भी खुद ही कर रहे हो, इंडस्ट्री भी खुद कर रहे हो, ठीक है। तो प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों इन्वॉल्व हो गया। ऑन द अदर हैंड एग्रो बेस्ड के अंदर हम क्या करते हैं, हम रॉ मटेरियल को प्रोसेस करते हैं फिनिश प्रोडक्ट में। अब भले वो आपका कोई भी कॉटन से कॉटन क्लॉथ बन सकता है, ठीक है। टेक्सटाइल हो गया आपका, सिल्क वॉर्म, सारी चीज़ें, सॉरी सिल्क वॉर्म तो डिफरेंट इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। स्पीसीज हो गया, ऑयल हो गया, जो भी आप कर सकते हो वो सब इसके अंदर आता है। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 2 पे, दैट इज मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, ठीक है। अगेन नाम से समझ में आ गया कि यहाँ पे जो आपका बेसिक रॉ मटेरियल है दैट इज मिनरल्स, ठीक है। अब इसको हम 2-3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक हो गया फेरस मिनरल। फेरस का मतलब होता है आयरन, राइट। तो जो इंडस्ट्रीज आयरन को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है, ठीक है, बेस्ट एग्जाम्पल है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ओके। सेकेंड इसके बाद आती है नॉन फेरस, यानी जहां पे आपके मेटेलिक मिनरल्स यूज होते हैं लेकिन आपका आयरन नहीं यूज होता, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया, कॉपर हो गया, फिर ज्वेलरी इंडस्ट्रीज आपकी हो गई। नेक्स्ट है नॉन मेटेलिक इंडस्ट्रीज, यानी जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स को यूज करती है, फॉर एग्जांपल सीमेंट, पोइट्री या फिर सिरेमिक्स इंडस्ट्री, ठीक है। अब यहां से क्वेश्चन अगर आता है तो आपको 2 कैटेगरीज पूछा भी जा सकता है कि डिफरेंशिएट कर दो। यूजुअली आएगा तो वही आएगा, स्मॉल स्केल वर्सेस लार्ज स्केल, ठीक है। नेक्स्ट है केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री। तो अगेन नाम से समझ में आ गया कि इंडस्ट्रीज जो केमिकल्स को यूज करती है एज अ रॉ मटेरियल, है ना। फॉर एग्जांपल जो भी आपकी जितनी भी पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज हो गई, है ना, उसमें पेट्रोलियम यूज होता है। फॉर एग्जांपल आपके रिफाइनरी प्लांट्स हो गए या ऑयल प्रोडक्ट्स जो भी है ऑयल प्रोडक्शन के अंदर, है ना। इसके अलावा आपके बहुत सारे कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के अंदर भी ऐसे केमिकल्स या पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्रीज के अंदर ही वो आती है, राइट। इसके अलावा सॉल्ट, सल्फर या पोटाश भी यूज होते हैं अलग अलग इंडस्ट्रीज के अंदर, है ना। एंड एग्जाम्पल्स अगेन वही है, सिंथेटिक फाइबर या प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में भी आपके केमिकल्स यूज हो रहे होते हैं, ओके। आगे चलते हैं फॉरेस्ट बेस्ड रॉ मटेरियल यूजिंग इंडस्ट्री। नाम से समझ में आ गया कि वो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स को एज अ रॉ मटेरियल यूज करती है। फॉर एग्जांपल फर्नीचर इंडस्ट्रीज के अंदर आपका टिम्बर यूज होता है, ठीक है। पेपर इंडस्ट्री में आपका वुड, बेम्बू, ग्रास यूज हो रहा होता है। लैक इंडस्ट्रीज के अंदर आपका लैक यूज हो रहा होता है, सही है, ओके। नेक्स्ट है एनिमल बेस्ड इंडस्ट्री, यानी जो एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज करती है एज अ रॉ मटेरियल। लेदर इंडस्ट्री हो गया, वूल इंडस्ट्री हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो भी आपकी आइवरी होती है, राइट, जो एलिफेंट के टस्क होते हैं उससे बहुत सारा आपका ज्वेलरी बन रहा होता है ना। तो ये एनिमल प्रोडक्ट्स को यूज कर रही होती है। आगे चलते हैं तो नेक्स्ट जो हमारा थर्ड कैटेगरी आता है, थर्ड है या फोर्थ है प्रोबेबली, दैट इज इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन आउटपुट या प्रोडक्ट,
इससे पहले हमने पढ़ा था कि वो इनपुट क्या लगा रही है, ठीक है, जिसमें हमने उनके रॉ मटेरियल टाइप्स देखे थे। अब हम देखेंगे कि फाइनल प्रोडक्ट के बेसिस पे हम दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर वन इज योर बेसिक इंडस्ट्री एंड नंबर टू इज योर कंज्यूमर इंडस्ट्री। बेसिक इंडस्ट्री वो इंडस्ट्री होती है जो दूसरी इंडस्ट्रीज को, जिनका जो आउटपुट होता है वो दूसरी इंडस्ट्रीज के थ्रू एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जाता है बाय अदर इंडस्ट्रीज, ठीक है। अब जैसा मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है, आयरन जो होता है, हमें आयरन ओर को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब उस आयरन ओर को हम डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते, ठीक है, उसकी बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग होती है और उसकी शीट्स बनाई जाती है, ठीक है, कहाँ पे, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में। और ये जो शीट्स होती है ये आगे फर्दर आपकी डिफरेंट जो भी इंडस्ट्रीज हैं, जो लेट्स सपोज आपका रेफ्रिजरेटर के बाहर का जो सिस्टम बनता है या जहाँ पे भी ये जो स्टील की आयरन की शीट्स यूज हो रही होती है वहाँ पे ये शीट्स जाती हैं एंड फिर उससे आपका कुछ नया प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो ये उनको बेस प्रोवाइड करती है ना, उन इंडस्ट्रीज के लिए क्या है, बेस का काम करती है, तो इसीलिए इनको बेसिक इंडस्ट्रीज कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है कंज्यूमर इंडस्ट्री। तो कंज्यूमर इंडस्ट्री के अंदर बेसिकली ये वो इंडस्ट्रीज है जो वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती हैं जो कंज्यूमर्स के थ्रू डायरेक्टली कंज्यूम करे जाते हैं, जैसे आपका बिस्किट हो गया, ब्रेड हो गया, है ना, सोप हो गया, टॉयलेटरीज हो गए, पेपर हो गया, राइट, टेलीविजन हो गया, एक्सेट्रा। तो इनको नॉन बेसिक इंडस्ट्री भी कहा जाता है, राइट। इसके बाद ये हमारी लास्ट कैटेगरी है, दैट इज इंडस्ट्रीज बेस्ड ऑन ओनरशिप। ओनरशिप के बेसिस पे हम तीन पार्ट्स में इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। नंबर वन इज पब्लिक सेक्टर, यानी इसको ओन और मैनेज दोनों ही गवर्नमेंट कर रही होती है, ठीक है। हमारे पास बहुत सारी ऐसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, एग्जाम्पल आप ले सकते हो एनटीपीसी हो गया हमारा, है ना, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, राइट। सिमिलरली हमारे पास गेल हो गया, गैस एसोसिएशन इंडिया लिमिटेड, ऐसे ही हमारे पास भेल है, भारत पेट्रोलियम करके कुछ है ना। तो ये कुछ ऐसी सेक्टर्स है या ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जिनको गवर्नमेंट ओन और मैनेज करती है, तो इनको आप पीएसयू यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग के नाम से भी बोलते हैं। ज्यादा अब जो सोशलिस्ट कंट्री होती है ना, जैसे यूएसएसआर का जब हम एग्जाम्पल पढ़ते हैं क्लास 12 के अंदर, वहां पे सब कुछ ही स्टेट गवर्नमेंट ओन करती है। ऐसा ही चाइना के अंदर भी एग्जाम्पल है हमारे पास, है ना, कि जो स्टेट है या सरकार है उसी के पास सारी इंडस्ट्री होती है, बिकॉज वहां पे प्राइवेटाइजेशन का कॉन्सेप्ट ही नहीं होता है। ओके, इसके अलावा मिक्स्ड इकोनॉमीज के अंदर दोनों ही आपकी पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइजेस होती है, फॉर एग्जांपल इंडिया, ठीक है। सेकंड जो हमारी कैटेगरी है दैट इज प्राइवेट सेक्टर। नाम से समझ में आ गया कि प्राइवेट इंडिविजुअल या इन्वेस्टर्स जिसके पास पैसा है वो उन इंडस्ट्रीज को ओन करता है, मैनेज करता है, ठीक है। तो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस के थ्रू ये मैनेज होती है। कैपिटलिस्ट कंट्रीज के अंदर हमें ज्यादातर इंडस्ट्रीज प्राइवेट पार्टनर्स के थ्रू ही ओन होती है। नेक्स्ट है ज्वाइंट सेक्टर। ज्वाइंट के अंदर अब आपकी ज्वाइंट इंडस्ट्री हो सकती है, प्राइवेट पब्लिक का कॉम्बिनेशन हो सकता है, या दो प्राइवेट कंपनीज मिलकर के किसी एक कंपनी को बना सकती है, चला सकती है, उनकी पार्टनर कंपनीज होती है, राइट। सो दिस कम्स अंडर द ज्वाइंट कैटेगरी वाला ऑप्शन। ओके, अब ये एक हमारे पास एग्जांपल है ट्रेडिशनल लार्ज स्केल इंडस्ट्री, ये डिलीट हो गया है, ठीक है। मैंने ये स्लाइड डिलीट भी की थी बट आई डोंट नो ये कैसे रह गई, तो ये हमारे सिलेबस में नहीं है तो इसको हम नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है, मैंने बाय मिस्टेक बना ली थी। हाँ, ये है हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज को हमने पढ़ना है। दूसरा पॉइंट वही है कि ये लेटेस्ट जनरेशन है हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ का, राइट। इसको आप वाइट कॉलर या प्रोफेशनल वर्कर्स कहते हैं, जो लोग यहाँ पे एंगेज होते हैं या इसमें काम करते हैं, ठीक है। इसमें स्पेशलाइज स्किल्स आपको चाहिए होती है, बोथ इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी या इंजीनियरिंग का अगर आप कॉन्सेप्ट लगाते हो तो, है ना। ये जो भी आपकी हेविली कटिंग एज टेक्नोलॉजीज होती है उसके ऊपर रिले करती है, जैसे आपका रोबोटिक्स हो गया, वो भी इसी का पार्ट है कि आप रोबोट्स के थ्रू या बेसिकली मशीनरी के थ्रू ही आप अपना सारा मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, ठीक है। कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन हो गया, या फिर इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल होता है आपका स्मेल्टिंग या रिफाइनिंग प्रोसेस में भी आप कहीं ना कहीं वर्कर का ना यूज करके आप मशीनरी के थ्रू या टेक्नोलॉजी के थ्रू ही उसको रिफाइन कर रहे हो, प्रोसेस कर रहे हो, वो सारा प्रोसेस आपका मैनुअल ना होकर के मैकेनिकली चल रहा है, मतलब मशीनरी चल रहा है, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स यही होती है कि नीट होती है, थोड़ी मॉडर्न है, लो प्रोफाइल ऑफिस प्लांट लेबोरेटरी बिल्डिंग्स होती है, राइट, बहुत वेल ऑर्गेनाइज्ड होती है, बहुत ज़्यादा वर्कर्स भी नहीं चाहिए होते हैं यहाँ पे, अनस्किल्ड इतने वर्कर्स नहीं चाहिए होते, स्किल्ड वर्कर्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, आपके इंजीनियर्स बैठते हैं, आपके सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बैठते हैं, राइट। सो ये हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्रीज के अंदर आ गया, है ना। हाईटेक स्टार्टअप्स को प्रमोट करती है, आज के पास प्लांट बिजनेस पार्क्स होते हैं, है ना, जैसे हमारा बैंगलोर के अंदर एक हमारे पास प्रॉपर वो आप IT हब ही बोल सकते हो, सिलिकॉन वैली एक बेसिकली बिजनेस पार्क है, राइट। सो ये हो गया हमारा हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर, क्या ये एडवांस लेवल है, यानी ये जो मॉडर्न जो लेटेस्ट जनरेशन हमारी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी का वो सब इसके अंदर आ रहा होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम अगर आप पुराना वर्जन यूज़ कर रहे हो बुक का, जो आई थिंक नए NCERT वर्जन आई डोंट नो प्रिंट होकर के आए हैं मार्केट में या नहीं आए हैं, लेकिन पुराने के अंदर अगर आप देखते हो तो इसके बाद बहुत से टॉपिक थे, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के ऊपर एक पूरा बड़ा वो था पैराग्राफ, ठीक है, वो डिलीट हो चुका है।
क्योंकि ये सब चीज़ें हम सेकंड बुक में भी दोबारा से पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ से एलिमिनेट कर दी गई है। कॉटन इंडस्ट्री को लेकर के एक पूरा अच्छा पैराग्राफ था, एक रूरल इंडस्ट्रियल रीजन था, है ना। सिमिलरली एक जो स्लाइड मैंने गलती से यहाँ पे इंसर्ट कर दिया ट्रेडिशनल वाला, वो सब, तो वो सब डिलीट हो गया है, ठीक है। जितना मैंने पढ़ाया है इतना ही रिक्वायर्ड है जो इस पीपीटी के अंदर है, एक्सेप्ट फॉर दैट वन स्लाइड। इधर मैं उसको डिलीट कर दूंगी या फिर मैंने उसके ऊपर लिखा भी हुआ है कि वो डिलीटेड है, ठीक है। यही पढ़ना है, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास नहीं है नए वर्जन्स तो आप एनसीईआरटी की साइट पे जा सकते हो, डायरेक्टली आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक डालोगे तो आपको साइट मिल जाएगी, वहाँ पे आप चैप्टर वाइज सर्च कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। चैप्टर बहुत छोटू सा था। क्वेश्चन अगर यहाँ से बनते हैं तो क्वेश्चन हमारा मेनली बनता है लोकेशन को लेकर के कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। 1 मार्कर 2 मार्कर में बन सकते हैं, आप बहुत इजीली आंसर कर पाओगे, है ना। कुछ डिफरेंसेस आ सकते हैं, जैसे स्मॉल स्केल लार्ज स्केल में बताओ, या फिर ओनरशिप के बेसिस पे प्राइवेट वर्सेस पब्लिक सेक्टर के अंदर ऐसे कुछ क्वेश्चन आते रहते हैं जो आपको देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत ईजी है ना, आप बना करके भी बहुत कुछ लिख सकते हैं, बिकॉज बहुत बेसिक सा चैप्टर है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट, बाय बाय।